देखो बच्चों, न्यूक्लियस चैप्टर में थ्योरी तो हम लोग करा चुके थे। उसमें एक न्यूक्लियर फ्यूजन टॉपिक बचा हुआ है जो हम लोग आगे पढ़ा देंगे। आज का क्लास जो है वह जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को है। तो जो भी बच्चे 12th का तैयारी करते हैं, 12th बोर्ड का तैयारी करते हैं, उन्हें मेंस को साथ में लेकर उनके क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी होता है। तो जो बच्चे जेईई मेंस या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो तो बहुत जरूरी है, और जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए और भी जरूरी है कि वह दुनिया को समझे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं जिनसे वह डरते हैं। और एक और बात है बच्चों कि न्यूमेरिकल से तो कभी डरना है ही नहीं। यह वीडियो अपने सीनियर स्टूडेंट्स को भी तुम लोग को शेयर और फॉरवर्ड करना है। जो भी एनडीए का, एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहा है उन्हें भी इस वीडियो से बहुत ही हेल्प हो जाएगा न्यूक्लियाई चैप्टर में। और जो बच्चे 12th के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें न्यूक्लियस का सब कॉन्सेप्ट के थ्रू, क्योंकि हम तो कोई रटने वाले कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं। तो जब न्यूमेरिकल बनाया जाता है तो वह न्यूमेरिकल क्या होता है बच्चों, तो वह थ्योरी को ही समझने का बात है कि थ्योरी को अप्लाई करेंगे। जो बच्चा थ्योरी को अप्लाई करेगा वही याद रख सकता है। जैसे अगर हम कोई चीज को अप्लाई करते हैं, कोई मेथड को अप्लाई करते हो तो वो मेथड हम याद रखते हैं। तो अगर हम न्यूमेरिकल बनाने के क्रम में जो थ्योरी हम अप्लाई करते हैं वह थ्योरी हमें लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है। और खासकर जो बेस्ट एग्जामिनेशन है भारत में वह मेंस ही है। इसलिए मेंस, नीट, एनडीए, एयरफोर्स के बच्चे, इवन बोर्ड्स के भी बच्चे आज का वीडियो लास्ट तक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सैंपल का 5 साल है। कोई रेडियो एक्टिव सैंपल डीके हो रहा है, 5 साल के बाद आधा हो जा रहा है। शुरुआत में नंबर ऑफ सैंपल एन नॉट है, तो 15 साल के बाद कितना अनडिकेड बचेंगे, कितना अनडिकेड सैंपल बचेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए कि हाफ लाइफ दिया हो, हाफ लाइफ क्वेश्चन में दिया हो और एक सर्टेन ईयर के बाद कितना हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में 2 तरह का क्वेश्चन होता है। यह पहला तरह का क्वेश्चन है। पहला तरह का क्वेश्चन जिसमें हाफ लाइफ के मल्टीपुल में ने टाइम दिया हो, मैंने 5 से 15, 5 से 25, 5 से 35, 5 से 45 इस तरह दिया हो, क्योंकि हर हाफ के बाद वो आधा होता चला गया होगा। तो ध्यान दो बच्चों, इस क्वेश्चन में इन नॉट अगर इनिशियल नंबर ऑफ सैंपल होंगे तो पहला 5 साल बीतने के बाद वह सैंपल एन नॉट बाई 2 हो गए होंगे। फिर अगला 5 साल बीतने के बाद वह सैंपल एन नॉट बाई 4 हो गए होंगे, इसका आधा हो गया होगा। फिर अगला 5 साल बीतने के बाद एन नॉट बाई इसका आधा हो गया होगा, तो एन नॉट बाई 8 हो गए होंगे। तो ऑप्शन ए, मतलब अगर मल्टीपुल में क्वेश्चन है तो हर हाफ टाइम के बाद आधा होते जाता है। तुम देख रहे हो 3 टाइम्स है, अगर इसको टी माने तो इसको 3t मानते हैं। तो nt बराबर हम लोग हाफ लाइफ के लिए बताए भी हैं n नॉट 2 के पावर n, तो यहाँ पे n के जगह 3 है, तो 2 के पावर 3 8। वैसे तुम ऐसे भी समझ सकते हो। तो जो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है, हाफ लाइफ वह टाइम होता है जिस टाइम में रेडियो एक्टिव सैंपल अपने इनिशियल वैल्यू के आधा हो जाता है। रेडियो एक्टिव सैंपल डीके करता है, डीके करते 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 आधा हो जाएगा। जिस टाइम में आधा हो जाएगा उसे ही हम लोग हाफ लाइफ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर रेडियस है न्यूक्लियस का, ए एटॉमिक मास नंबर है और इनके बीच ग्राफ खींचना है। लॉग आर बाई आर नॉट और वर्सेस लॉग ए। आर के रेडियस के फॉर्मूला में आर नॉट आता है, वही आर नॉट है। तो हमको यूज यह करना है आर बराबर आर नॉट ए के पावर 1 बाई 3। तो देखो बच्चों, यह क्वेश्चन बच्चा लोग को डरने के लिए तो काफी है, क्योंकि लॉग आ गया है, दूसरा पाराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्किल टाइप का चीजें दी हुई हैं। तो बच्चा को डरने के लिए तो काफी है, लेकिन फिर से हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि डरना नहीं है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और एटॉमिक मास नंबर में एक ही रिलेशन होता है, आर इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 1 बाई 3। ठीक है बच्चों, तुम्हें आर बाई आर नॉट चाहिए तो तुम आर बाई आर नॉट कर लो, ए के पावर 1 बाई 3। तुमको दोनों साइड लॉग चाहिए तो लॉग ले लो, लॉग दोनों साइड ले लो, तो लॉग आर बाई आर नॉट, इधर लॉग लोगे तो लॉग ए के पावर 1 बाई 3, तो लॉग आर बाई आर नॉट, यहाँ 1 बाई 3 लॉग ए। देखो बाबू, अगर इसको y एक्सिस पे लेते हो
और इसको एक्स एक्सिस पे लेते हो तो यह तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया। और 1/3 log a को तुम एक्स एक्सिस लेते हो, तो अगर तुम इसको y मानते हो और इसको x मानते हो तो इसे भी देख रहे हो, जिनके बीच तुम्हें ग्राफ खींचना है उनके बीच तो लीनियर रिलेशन आ गया। रिलेशन कैसा रहा? लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन के लिए एक बात जान जाओ बाबू, ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। जब x का पावर भी 1 और y का पावर भी 1 हो तो ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। बहुत नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन बच्चा डर जाता है क्वेश्चन देख के। तो फिर से हम तुम लोग को बता रहे हैं, डरना नहीं है बच्चों। देखो बच्चों, यह एक अच्छा सवाल है और अच्छा सवाल है। इसमें दे रहा है कि एक हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सैंपल का टी दिया हुआ है। रेडियो एक्टिव सैंपल का हाफ लाइफ दिया है टी। रेडियो एक्टिव सैंपल ए डीकेज इनटू बी, मतलब बी ए जो है टूट कर बी में बन रहा है, ए डीके कर कर बी में बन रहा है। शुरुआत में सैंपल बी 0 है, मतलब शुरू में सैंपल बी नहीं है, मतलब जो भी है सैंपल ए है। मतलब अगर इन नॉट हम इनिशियल नंबर ऑफ सैंपल माने, इनिशियल नंबर ऑफ सैंपल अगर हम इन नॉट माने तो देखो बच्चों, रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है? तो मान लो इतना न्यूक्लियन है, इतना न्यूक्लियस है, इतना न्यूक्लियस है और वह डीके कर रहा है। तो डीके अगर करता है तो मान लो यह वाला डीके कर गया, यह डीके कर गया, तो बाकी तो बचे हुए हैं ना। फिर अगर मान लो फिर यह डीके कर गया, तो जितना रेट है वह बाकी बचे हुए पर ही निर्भर करता है। जो रेट है वह बाकी बचे हुए पर निर्भर करता है। रेट ऑफ डीके जो होता है वह जितना नंबर लेफ्ट है उस पर निर्भर करता है। तो देखो बच्चों, इसका मतलब डीके करके यह बन गया बी, यानी कि अगर जो टोटल है वह Na प्लस Nb के बराबर है। शुरू में टोटल का टोटल एन नॉट जो है वह टोटल का टोटल क्या है? तो ए है। और बाद में वही जो है बी ए जो है टूट कर बी में बदल जा रहा है, ए जो है टूट कर बी में बदल जा रहा है। तो टोटल एन नॉट जो है, अब इतना ए बच गया और यह बच गया बी, तो ए या प्लस बी मिला देंगे तो फिर टोटल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल Na प्लस Nb बराबर एन नॉट होता है, मैंने स्टार्टिंग होता है, याद रखना इस बात को। अब देखो गिवन है तुम्हारा कि Nb बाई Na 0.3, ठीक है बच्चों, Nb बाई Na 0.3 दिया है। तो ध्यान दोगे, अगर हम Nb बाई Na प्लस 1 तो 1 प्लस 0.3 लिख दिए। इसे क्या सीखे को मिला बाबू? हम Nb प्लस Na प्राप्त कर लेंगे। Nb प्लस Na बाई Na बराबर 1.3 आ गया। तो Nb प्लस Na इनिशियल नंबर ऑफ सैंपल हो गया No, और 1.3 Na हो गया। अब Na जो है t टाइम के बाद Na क्या होगा? तो ध्यान दो बच्चों, कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल का डीके का फॉर्मूला होता है n0 e के पावर माइनस लेमडा टी। देखो बच्चों समझो, शुरू में a एक सैंपल है जिसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n0 है और बाद में वह Na बन गया। तो Na बराबर क्या होगा? t टाइम के बाद Na बन गया, तो t टाइम के बाद क्या होगा? n0 e के पावर माइनस लेमडा टी। तो यहां से n0 बाबू क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ध्यान दोगे तो इसको 1 बाई इतना लिख देंगे, 1.3 e के पावर लेमडा टी। तो e के पावर लेमडा टी हो गया 1.3। अब इधर से e जाता है तो log बनता है, तो लेमडा टी जो है वह हो गया log 1.3। और लेमडा का वैल्यू अगर याद करोगे बच्चों तो log 2 डिवाइडेड बाई टी, हाफ लाइफ, टी बराबर log 1.3। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि t का जो वैल्यू है t log 1.3 बाई log 2 आएगा, यानी ऑप्शन सी। यहाँ पे लेमडा जो है वो हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ के बारे में सभी लोग ध्यान दें कि t जो होता है log 2 बाई लेमडा होता है। तो लेमडा कभी यूज आएगा, लेमडा अगर कभी यूज आएगा तो log 2 बाई टी लिख देंगे। फिर से क्वेश्चन को ध्यान दो बच्चों,
कि शुरू में कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है N0, शुरू में कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है N0 जो दो भागों में बट गया Na और Nb। शुरू में टोटल का टोटल A है, अब बाद में Na और Nb में बढ़ गया, मैंने A का ही कुछ पोर्शन B में कन्वर्ट होने लगा डीके होने के लिए, तो टोटल जो मिल के होगा वो N0 के बराबर होगा। तो Na प्लस Nb तो N0 के बराबर है, और T टाइम के बाद Nb बाई Na का वैल्यू 0.3 दिया था, हम दोनों साइड 1 ऐड कर दिए। 1 ऐड करने के पीछे मेरा मकसद यह था कि हम Nb प्लस Na ले आए, Nb प्लस Na ले आएंगे तो उसे N0 लिख देंगे, और Na जो है T टाइम के बाद का है, तो T टाइम के बाद क्या होता है फार्मूला बाबू, N0 e के पावर माइनस लेमडा टी। इसको आगे सोल्व किए तो 1.3 माइनस पावर का मतलब नीचे हो जाएगा, और यह इधर गया तो 1.3 e के पावर कुछ भी हो तो इधर जाता है तो लॉग जाता है, बेस में यहाँ e होता है। लेमडा का वैल्यू रख दिए, बना लिए। तो यह थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में सीखना यह है बाबू कि कोई रेडियो एक्टिव सैंपल का संख्या कुछ दिया हुआ है, उसमें कुछ डीके हो रहा है, तो मान लो यह डीके कर गया, तो शुरू में टोटल A था, अब बाद में अब इतना A रहा और यह डीके होके यह B बन गया, तो A प्लस B मिलकर टोटल शुरू वाला जो था वही था। अब बाद वाला जो A है वह N0 e के पावर माइनस लेमडा टी के बराबर होता है, फॉर्मूला तुम पहले से पढ़े हो। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेना और बढ़िया से रिपीट करके देख लेना बच्चों। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनिशियली नंबर ऑफ टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सैंपल A एंड B आर इक्वल, मतलब शुरू में एक से रेडियो एक्टिव सैंपल A है और B है, दोनों में बराबर सैंपल है। हाफ लाइफ A का 20 मिनट दिया है और A का 20 मिनट दिया है और B का 40 मिनट दिया है, तो 80 मिनट के बाद A और B का सैंपल का रेशियो बताना है जो बच गया है। तो देखो ध्यान दो, शुरू में मान लो N0 है, हम A के लिए ले रहे हैं, A के लिए 20 मिनट के बाद N0 बाई 2 हो जाएगा, फिर 20 मिनट बीता तो N0 बाई 4 हो जाएगा, फिर 20 मिनट बीता तो N0 बाई 8 हो जाएगा, और फिर 20 मिनट बीता तो N0 बाई 16 हो जाएगा। मल्टीपुल में है, हम शुरुआत में क्वेश्चन बताए थे कि मल्टीपुल में होगा तो इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। B के लिए अगर हम लेते हैं तो शुरू में N0 है, क्योंकि शुरू में नंबर ऑफ सैंपल बराबर है। B का हाफ लाइफ 40 मिनट दिया है, तो 40 मिनट के बाद N0 बाई 2 और फिर 40 मिनट के बाद N0 बाई 4। तो इसका मतलब है बच्चों कि 80 मिनट के बाद A जो है N0 बाई 16 बचेगा और B जो है N0 बाई 4 बचेगा। तो नंबर ऑफ सैंपल ऑफ A डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल ऑफ B, तो N0 बाई 16 N0 बाई 4, N0 से N0 कट गया, 4 चौके 16, 1 बाई 4, तो 1 बाई 4 B इज द राइट आंसर। तो देखो मेंस में कुछ इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, पीछे वाला क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन था, उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ था कि E के पावर A बराबर अगर B हो तो A बराबर log B, अब बेस में E होता है। यह बात पीछे हम यूज किए थे, यह बात तुम लोग ध्यान दे लेना पीछे वाले क्वेश्चन में, और पीछे वाले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से समझना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बताते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि न्यूक्लियर रिएक्शन इस प्रकार का दिया हुआ है और X क्या होगा इनमें से हमें बताना है। पहले तो न्यूक्लियर रिएक्शन इस तरह लिखा हुआ है, इसका ही खुद मतलब समझना है तुम्हें। इसका मतलब होता है बाबू, देखो इस तरह लिखने का मतलब है कि X एक कोई एलिमेंट है ZA, उसमें एक न्यूट्रॉन हम जोड़ते हैं, न्यूट्रॉन उसमें एब्जॉर्ब कराते हैं तो वह लिथियम बनता है, अब प्लस एक अल्फा पार्टिकल भी बनता है, हीलियम 24, यही तुम्हारा है अल्फा पार्टिकल। तो इस रिएक्शन को पहले लिखने का तरीका जो बच्चा जान जाएगा वो बना देगा। न्यूट्रॉन में 0 और 1 होता है, तो इस तरह से हमको देखो एटॉमिक मास नंबर रिएक्शन के दोनों साइड, एटॉमिक नंबर रिएक्शन के दोनों साइड बराबर होने चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर कभी भी रिएक्शन होता है, कभी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो यह सभी चीजें तो बदलते नहीं है। तो ध्यान दो बच्चों, 3 और 2 5, यहाँ 0 और Z, तो Z की जगह 5 आ जाएगा, इधर 5 है नीचे तो इधर भी 5 होना चाहिए, 7 4 11, और यहाँ A प्लस 1, तो A बराबर 10 होगा, तो इसका मतलब 5x 10, तो कौन सा है बाबू B,
बी इज द राइट आंसर। तो ध्यान दो, इस रिएक्शन को बस इतना समझ जाएगा जो बच्चा बना देगा। तो जो अननोन बच्चा होगा कि आखिर दिया क्या है, वही बच्चा नहीं बना पाएगा, अदरवाइज बच्चे इस क्वेश्चन को बना लेंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो वही नए नए बातें हमको क्वेश्चन से सीखने को मिलते जाएंगी। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि हाफ लाइफ एक्स का और मीन लाइफ वाई का बराबर है। मतलब दो रेडियो एक्टिव सैंपल है एक्स और वाई, एक्स का हाफ लाइफ और वाई का मीन लाइफ बराबर है। तो कौन फास्टर डीके कर रहा है या रेट सेम है दोनों के डीके का। तो देखो बाबू, एक्स के लिए हाफ लाइफ ऑफ एक्स मीन लाइफ ऑफ वाई बराबर मेरा क्वेश्चन में दिया है। अब देखो बच्चों, हाफ लाइफ का वैल्यू होता है log 2 बाई लेमडा, लेमडा एक्स लिख दे रहे हैं। मीन लाइफ होता है 1 बाई लेमडा। तो देखो हम बोले ना कि तुम न्यूमेरिकल बनाने से थ्योरी भी समझोगे। अब फार्मूला याद हुआ कि मीन लाइफ एवरेज लाइफ जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट होता है, और हाफ लाइफ जो होता है log 2 बाई लेमडा होता है। तो यहां से मेरा आ गया बाबू लेमडा एक्स बाई लेमडा वाई आ गया log 2। log 2 का वैल्यू 0.693 होता है जो बताए हैं। 0.693 एक से छोटा हुआ, एक से छोटा होने का मतलब लेमडा एक्स बाई लेमडा वाई एक से छोटा, इसका मतलब लेमडा एक्स छोटा है लेमडा वाई से। इसका मतलब है बाबू कि एक्टिविटी तो लेमडा एन होता है, एक्टिविटी क्या होता है लेमडा एन। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स में और नंबर ऑफ एलिमेंट वाई में इनिशियली बराबर था। तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी लेमडा पे डिपेंड करेगा। जिसका लेमडा ज्यादा होगा वह ज्यादा फास्ट रेट से डीके होगा। तो लेमडा किसका ज्यादा होगा, वाई का। तो वाई विल डीके फास्टर। यह एक थ्योरी भी तुम लोग को हम बताए थे कि लेमडा जिसका ज्यादा होता है उसका डीके रेट ज्यादा होता है। तो अगर फास्टर डीके स्मॉलर डीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो हमेशा कॉन्सेप्ट मेरा लेमडा से ही होगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इनिशियली सेम दिए हुए हों। तो ध्यान देना बच्चों कि कभी भी फास्टर डीके का क्वेश्चन आएगा तो लेमडा से सोचना है, और लेमडा में कौन किसका लेमडा बड़ा है इसके लिए काम करना है, उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखो बच्चों, यह बहुत ही एवरेज क्वेश्चन है। एल्युमिनियम का रेडियस दिया है, एल्युमिनियम न्यूक्लियस का रेडियस दिया है, और इसका रेडियस, इस न्यूक्लियस का रेडियस हमें पता करना है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए R0 a के पावर 1/3 हम लोग पढ़े हैं, यानी कि R1 बाई R2 A1 बाई A2 के पावर 1/3। R0 दोनों R1 में लिखेंगे तो A1 लिख देंगे, R2 लिखेंगे तो A2 लिख देंगे, R1 बाई R2 करेंगे तो R0 कैंसिल हो जाएगा, यह मिल जाएगा हम लोग को। तो रेडियस, पहला रेडियस 3.6 फॉर्मी दिया है, दूसरा रेडियस हमें निकालना है। पहला का एटॉमिक मास नंबर 27 है और इसका 125 है, पावर में 1/3, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 3 1/3, तो 3/5 हो जाएगा बच्चों। तो यहां से हम लोग R बराबर लिख देंगे 5 इंटू 3.6/3, काटो 1.2 तो 6 फॉर्मी। तो रेडियस क्या होगा मेरा 6, फॉर्मी में रेडियस क्या दिया होगा 6। तो यह बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें तुम आज स्टार्ट में इस फार्मूला को तुम देखे भी थे, जिसमें हम लॉग के ग्राफ में तुम्हें क्वेश्चन को बताए थे। फिर एक तुम न्यूक्लियर रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को देखे थे कि एक्स के कोष्ट में एन और अल्फा लिखा हुआ था, वह एक सीखने का बात था। फिर कौन सा न्यूक्लियस तेज रेट से डीके करता है, इसके लिए लेमडा का कॉन्सेप्ट को सीखना होता है। हाफ लाइफ में अगर दिया हो तो उसके मल्टीपुल में टाइम दिया हो, जैसे 20 हाफ लाइफ है और मल्टीपुल में 60 दिया है, 80 दिया है, तो उसको हाफ करते चले जाना है, बस सिंपल कहानी है। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यह, इसमें ग्राफ दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन देख के बच्चा तुरंत डर जाता है, ग्राफ पे क्वेश्चन आ गया, कैसे कैसे क्वेश्चन दे दिया, नहीं बनाएगा। लेकिन डरना नहीं है, ध्यान दो। बाइंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास नंबर का एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें एनर्जी दिया हुआ है 5 और 4 तरह के रिएक्शन दिए हुए हैं।
किस किस रिएक्शन में 5 पॉजिटिव है यह बताना है। तो हम सभी जानते हैं जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अधिक होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल बनने के लिए हमें एनर्जी देना होता है। स्टेबल बनने के लिए हमें एनर्जी देना होता है। पहला रिएक्शन को तुम देखो, ए और बी मिलकर सी बना है, तो ए और बी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो वह लेस स्टेबल है, और बन रहे हैं सी यानी अधिक स्टेबल बन रहे हैं। तो अधिक स्टेबल बनने के लिए उन्हें एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि फाई जो होगा यहाँ प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरे रिएक्शन में उल्टा रिएक्शन है तो फाई तो निगेटिव होगा। तीसरा रिएक्शन देखोगे कि डीई मिलकर एफ बन रहा है, मतलब डीई एफ के तुलना में तो ज्यादा स्टेबल है। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अधिक होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है, तो डीई ज्यादा स्टेबल है और कम स्टेबल बन रहा है। तो कम स्टेबल बनने के लिए वो एनर्जी लेगा, एनर्जी लेगा मतलब फाई जो होगा निगेटिव होगा। चौथा दिया है कि एफ जो है डी और ई मिलकर मेरा एफ बन रहा है, सॉरी डी और ई, एफ जो है वह डीई में कन्वर्ट हो रहा है। एफ जो है डी और ई में यानी ज्यादा स्टेबल बनना जा रहा है, तो फाई जो होगा वह पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यह हुआ बाबू कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका अधिक होगा वह अधिक स्टेबल होगा, और अधिक स्टेबल बनने में हमें एनर्जी पॉजिटिव मिलेगा, माने हम एनर्जी रिलीज करेंगे। और अगर हम लेस स्टेबल बनेंगे तो एनर्जी हमको मिलेगा, एब्जॉर्ब होगा, उस समय एनर्जी निगेटिव होगा। यहाँ ध्यान दो, पॉजिटिव फाई कहाँ कहाँ आया, तो पहला में और चौथा में, तो पहला और चौथा ऑप्शन है थर्ड डी। समझ गए बच्चों, ग्राफ दे देगा, रिएक्शन दे देगा, उसमें कब एनर्जी पॉजिटिव होगा ये निकलेगा। इसमें बहुत सारा बात बोले हम कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका अधिक होता है वो अधिक स्टेबल होता है, अधिक स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज करना होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक रेडियो एक्टिव डीके के दौरान इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और गामा रे रिलीज हुआ। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरा के एंटी पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए यह दोनों तो एक दूसरा को कैंसिल कर लेंगे। तो रिलीज क्या हुआ, सिर्फ गामा, माने इफेक्ट किसका पड़ा बाबू, तो गामा का। फोटोन ऑफ मास इतना रिलीज हुआ है, तो एनर्जी रिलीज बताना है। कभी भी मास दे दिया हुआ हो सिस्टम से, को जो रिलीज सिस्टम है रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो रिलीज मास है वो हमको अगर पता है तो एनर्जी बताना आसान है, क्योंकि एनर्जी बराबर mc स्क्वायर से हम इसको एनर्जी में बदल देंगे, और ज्यादा आसान के लिए m 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.0016 से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों। तो एक नॉर्मल सा सवाल है कि कभी भी रेडियो एक्टिविटी के दौरान केवल मास दिया हो तो एनर्जी हम इजीली निकाल देंगे। सोचो कि हम मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, एक नॉर्मल सा सवाल भी मेंस में पूछ देता है। अब यह क्वेश्चन देखो बच्चों कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल में डीके कांस्टेंट हमें पता है कि लेमडा है। इनिशियली सैंपल का मास m, मोलिकुलर वेट m दिया है, तो इनिशियल एक्टिविटी बताना है। तो एक्टिविटी अगर बच्चों याद करोगे तो एक्टिविटी होता है लेमडा n नॉट। एक्टिविटी का वैल्यू होता है लेमडा n नॉट। वैसे तो एक्टिविटी dn/dt होता है। एक्टिविटी रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को ही हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम एक्टिविटी कहते हैं, dn/dt को हम एक्टिविटी कहते हैं, जिसका वैल्यू लेमडा n नॉट होता है। n नॉट मतलब नंबर ऑफ मोल इनिशियली, नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है इनिशियली। तो लेमडा को हम लोग m मास बाई मोलिकुलर वेट लिख सकते हैं n नॉट को। तो क्या वैल्यू मिला हमको, b। क्लियर है बच्चों। तो यह दोनों क्वेश्चन को लिख लेना तुम लोग, और देखो कि मेंस में इस तरह के नॉर्मल सवाल भी पूछते हैं, लेकिन हम लोग डर से नहीं बना पाते हैं। तो कोई भी कंपटीशन निकालना तुम्हारे हाथ में है अगर तुम डिटेल फिजिक्स को पढ़ते हो तो। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम न्यूक्लियस में मास वॉल्यूम के साथ कैसे वेरी कर रहा है।
तो किसी न्यूक्लियस का मास उसके वॉल्यूम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, 4 ऑप्शन मास और वॉल्यूम पे मेरा दिया गया है। तो जानो बाबू कि मास जो होता है वह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और एक बात जानो बच्चों कि डेंसिटी न्यूक्लियस का जो होता है वह कांस्टेंट होता है। बहुत ही स्टार्टिंग में हम वीडियो में बताए हुए हैं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज नियरली कांस्टेंट फॉर एवरी न्यूक्लियस। तो यहाँ यूरेनियम देना जरूरी नहीं है, कोई भी न्यूक्लियस होता तो उसका डेंसिटी कांस्टेंट होता है, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। तो राइट आंसर इज ए। तो देखो बच्चों कितना नॉर्मल सा सवाल पूछा है इसमें। तो इस तरह का भी सवाल आता है जिसमें कॉन्सेप्ट थ्योरी का क्या यूज हुआ कि डेंसिटी कांस्टेंट होगा। अब यहां देखो न्यूट्रॉन डीके कर गया प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी। इस क्वेश्चन के लिए न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास दिया है और हम देख रहे हैं कि दोनों का मास बराबर दिया है। तो एनर्जी रिलीज पे 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। यह जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे तो सभी क्वेश्चंस आज जेई मेंस के ही क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान दो बच्चों, इधर का मास हम देख रहे हैं तो सिर्फ न्यूट्रॉन है और इधर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन है। तो इस साइड का मास जो है अधिक है, इस साइड का मास जो है वह क्या है बाबू, अधिक है। यानी हम जानो बच्चों कि इस साइड का मास अगर अधिक होता है तो वही उसी का मास का कुछ पोर्शन एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज होता है डेल्टा mc² से। इधर साइड का मास अगर अधिक होगा तो निश्चित गारंटी ले लो कि इधर साइड का मास अगर अधिक होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं हो सकता है। तो देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी, नो रिलीज ऑफ एनर्जी। तो यह बोनस क्वेश्चन था, इसमें एनर्जी रिलीज का 4 ऑप्शन पूछ रहा था, यह बोनस था। जो बच्चा इस क्वेश्चन को बोर्ड मेंस में छोड़ कर आता उसको आंसर में उसको 4 नंबर दिया जाता, मतलब यह राइट होता, क्योंकि इसका सभी ऑप्शन एनर्जी रिलीज के सभी ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोडक्ट साइड होगा उधर मास कम होना चाहिए, इधरे साइड से कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम 220 से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है और वह एक्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस प्रोसेस में क्यू वैल्यू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का हमें निकालना है। तो याद करो बच्चों, हम बताए थे कि यूरेनियम से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अदर एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और दोनों मोशन में होंगे और उन्हीं का काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वही क्यू वैल्यू होता है, वही एनर्जी रिलीज होता है जो कि दिया हुआ है। तो अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हमें बताना है। तो तुम अपने कॉपी के थ्योरी में देखोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल तुम्हें कॉपी में दिया हुआ है A-4 बाई A इंटू क्यू वैल्यू बताया हुआ है। A के प्लेस पे यहाँ पे क्या है तो 220 है, तो 220 माइनस 4 बाई 220 अब 5.5 से इसको डिवाइड करोगे तो 216 बाई 4, इसको डिवाइड करोगे 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन खुद से देख लेना, इतना आ जाएगा। तो सोचो कि एक फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा। तो अगर तुम्हारे पास कंप्लीट थ्योरी है तो कोई मेंस तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है, तुम जानते हो तो तुम आराम से क्वेश्चन बना के आओगे। केवल क्वेश्चन समझना है, मन से डर हटाना है। अब क्वेश्चन देखो, यह नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कोई रेडियो एक्टिव सैंपल में 280 दिन के बाद एक्टिविटी 6000 हो जाता है, ठीक है, और अगला फिर 140 दिन के बाद 3000 हो जाता है। तो 6000 से 3000 मतलब आधा हो गया एक्टिविटी। एक्टिविटी आधा होने का मतलब कि जितना दिन में एक्टिविटी आधा हुआ वही हाफ लाइफ है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पर मेरा हाफ लाइफ 140 डेज है। समझो बच्चों, 6000 एक्टिविटी से 3000 एक्टिविटी मतलब आधा एक्टिविटी होने के लिए 140 दिन यूज हो रहा है, यानी 140 जो है हाफ लाइफ है।
तो 3140 दिन पहले यह 6000 था, फिर 140 दिन पहले यह 12000 होगा और फिर 140 दिन पहले यह 24000 होगा। यानी कि शुरू में 280 दिन दिया हुआ है बाबू, तो 280 दिन पहले मानी इनिशियल यहाँ पे हुआ, 280 दिन के बाद 6000 हो जा रहा है और 140 दिन के बाद फिर 3000 हो जा रहा है। यानी इनिशियल एक्टिविटी क्या है, तो 24000, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को देखो कि मेंस में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्या तुम्हारे रेंज के क्वेश्चंस हैं या नहीं है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेके आते हैं। देखो बच्चों, यह थोड़ा एक अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान दोगे। एक न्यूक्लियस है जिसका मास है m प्लस डेल्टा m प्लस डेल्टा m न्यूक्लियस है जो डीके कर जाता है, टूट जाता है दो न्यूक्लियाई में टूट जाता है और दोनों का मास m/2 है, m/2 प्लस m/2। अब प्लस एनर्जी रिलीज होता है डीके होने के दौरान। तो बताना है कि डाउटर न्यूक्लियाई, या दोनों डाउटर न्यूक्लियाई हो गए, तो डाउटर न्यूक्लियाई का स्पीड क्या होगा। तो देखो बच्चों समझो कि अगर न्यूक्लियस से डीके होके, न्यूक्लियस से जब डीके होता है दो एलिमेंट में टूटता है, तो यह इनिशियली रेस्ट में दिया हुआ होगा, यह रेस्ट में है, तो यह दोनों के पास स्पीड है, एक पे आगे तो एक पे पीछे। जिस तरह से एक न्यूक्लियस से अगर अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, गोली निकलता है तो बंदूक पीछे आता है, उसी तरह न्यूक्लियस दो भाग में टूटता है, तो एक आगे बढ़ेगा तो एक पीछे आएगा। दोनों का मास सेम है तो दोनों का स्पीड सेम होगा। यही मास अलग अलग होता तो स्पीड भी अलग अलग होता। और एनर्जी कहां से आया, तो जो मास देखो बाबू, यहाँ पे टोटल मास क्या है, तो m है, और यहाँ पे क्या है, m प्लस डेल्टा m। तो खुद तुम देख रहे हो कि डेल्टा m ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तुम्हें शुरुआत से ही बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट के पास जो इधर जो आ रहे हैं उनके पास मास कम रहेगा तो ही एनर्जी रिलीज होगा, और जो भी इधर अधिक मास होगा वही डेल्टा mc² में कन्वर्ट होके एनर्जी देगा। तो यहाँ एनर्जी का कॉन्सेप्ट एकदम साफ सुथरा है बाबू, डेल्टा m इंटू c²। और वह एनर्जी किस फॉर्म में होगा, तो जो टूटे हुए न्यूक्लियस है उनके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी होगा। अभी हम इसके बोर्ड से पीछे क्वेश्चन बना रहे थे कि अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालना था। उस क्वेश्चन में भी यही सिस्टम था कि एक रेस्ट में न्यूक्लियस टूटता है अल्फा और समथिंग में, तो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी होता है, वही सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही क्यू वैल्यू होता है। तो यहाँ तो क्यू वैल्यू डेल्टा mc² है, दिख रहा है मास का डिफरेंस ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है डेल्टा mc² से, और वह काइनेटिक एनर्जी है। तो हाफ m/2 v²। और ऐसा दो बॉडी है मेरे पास, एक इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² लिख दिए, डेल्टा mc²। एक 2 से 2 कैंसिल हो गया बाबू, तो v² है 2 डेल्टा mc² बाई m। और इधर से स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो इधर रूट ले जाते हैं, तो c² बाहर निकल जाएगा, तो ऑप्शन आएगा 2 डेल्टा m/m और c। या c² से c बाहर निकल जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग क्वेश्चन देख रहे हो तो आज बहुत सारा चीज तुम लोग को सीखने के लिए मिला होगा, और साथ साथ तुम थ्योरी को रिवीजन भी तुम देख रहे होगे, थ्योरी को रिवाइज भी करते जा रहे हो, और क्वेश्चन के लिए तुम दिमाग भी सीख रहे हो कि हम क्वेश्चन बना कैसे रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो दिमाग तुम डेवलप करोगे वही तुम्हें कंपटीशन तक ले जाएगा और एक बड़े विद्यार्थी में तुम्हें कन्वर्ट करेगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक न्यूक्लियस है रेस्ट में, मान लो न्यूक्लियस ए है जो रेस्ट में है, वह डीके करता है दो पार्ट में, मानो कि बी और सी। दोनों का वेलोसिटी रेशियो 2:1 है। मतलब अगर सी का वेलोसिटी v है तो b का वेलोसिटी 2 भी है, तब ना वेलोसिटी का रेशियो 2/1 होगा। वैसे भी न्यूक्लियस डीके करता है तो एक पार्टिकल इधर और एक पार्टिकल इधर आता है, मोमेंटम कंजर्व होता है बच्चों। तो शुरू में मोमेंटम यहाँ 0 है, शुरू में मोमेंटम 0 है, तो बाद में भी मोमेंटम 0 होना चाहिए। मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मास अगर बच्चों अगर हम m लें तो यहाँ पे 2m मास होगा,
क्यों होगा बात समझोगे। m मास लिए तो यहाँ पे 2m मास होगा, क्योंकि तब ना मोमेंटम यहाँ m इंटू 2v और 2m इंटू v, मोमेंटम इक्वल और अपोजिट होकर 0 होगा। तो पहला न्यूक्लियस का मास m हो गया और दूसरा न्यूक्लियस का मास 2m हो गया। पहला न्यूक्लियस का मास बाई दूसरा न्यूक्लियस का मास हमारा आ गया 1/2। क्लियर है बाबू। तो मास का रेशियो जो होता है वह 1/2 आया मेरा। तो मास का जो रेशियो होगा, देखो बच्चों, जो मास का रेशियो होगा वही ना तुम्हारा एटॉमिक मास का रेशियो होगा, एटॉमिक मास नंबर का रेशियो होगा, क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास के। तो इसको हम लोग A1/A2 लिख देंगे, आ गया 1/2। हमें न्यूक्लियस साइज का रेशियो चाहिए, साइज मतलब रेडियस। तो रेडियस का रेशियो बहुत दिन से तुम पढ़ रहे हो, R1/R2 A1/A2 पावर में 1/3, और A1/A2 का वैल्यू 1/2 तुम निकाल चुके हो, तो 1/2 के पावर 1/3, ऑप्शन डी। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे एक न्यूक्लियस डीके कर गया, दो न्यूक्लियस में, दोनों न्यूक्लियस में एक का वेलोसिटी दूसरा के वेलोसिटी का दोगुना था, तो अगर हम इसका 2 भी मानेंगे तो इसका v होगा, तब ना रेशियो 2/1 आएगा। तो इसका मास m और इसका 2m होगा, क्योंकि मोमेंटम इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है। मोमेंटम कंजर्व होता है क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो मास का रेशियो निकाल लिए, जो मास का रेशियो होगा वही एटॉमिक मास का रेशियो होगा, और रेडियस रेशियो एटॉमिक मास के रेडियस के पावर में 1/3 होता है। तो यहां से हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं। तो देखो बच्चों, जेईई मेंस का क्वेश्चन किस तरह के लेवल्स के क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं, और अभी तक में हम क्या क्या इसमें सीखे, पूरे थ्योरी को लगभग तुम समझ रहे हो बच्चों। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक न्यूक्लियस है जो इमिट कर रहा है 3 अल्फा पार्टिकल और 2 पॉजिट्रॉन। तो डाउटर न्यूक्लियाई बनेगा उसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हमें बताना है। तो देखो बच्चों, XZA दिया हुआ है पेरेंट न्यूक्लियस, उससे बन रहा है मेरा Y और निकल रहा है 3 अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, और 2 पॉजिट्रॉन +1 और 0। तो हम जानते हैं कि कभी भी दोनों साइड में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कांस्टेंट होता है। तो ध्यान दो, यहां Z है तो यहां पे 6 और यहां पे 2, यानी 8 हो गया बच्चों। 6 और 2 8 हो गया, तो यहां Z-8 होगा। तो अब ना नीचे बाबू कांस्टेंट हो गया Z। अब ऊपर देखो 9 और बस 0 है तो 9, तो यानी कि ऊपर में क्या आया बच्चों, सॉरी हीलियम 4 होता है, तो यानी ऊपर में क्या हुआ 12, यानी A-12। इसका मतलब डाउटर न्यूक्लियाई तो यह रहा। ध्यान दो बच्चों, हीलियम न्यूक्लियस ही अल्फा पार्टिकल होता है और 3 अल्फा पार्टिकल निकले हैं, यानी नीचे 6 और 2 8, तो Z में से 8 कम हो गया, ऊपर में 12 तो A में से 12 कम हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं डाउटर न्यूक्लियाई का A-12 Z-8। एटॉमिक मास नंबर में एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलता है A-Z-4, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बाबू क्या है Z-8 है, यानी इतना डिवाइडेड बाई इतना मेरा आंसर होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी। तो आज हम जेईई मेंस के क्वेश्चंस को पढ़ें। नेक्स्ट वीडियोज में हम तुम लोगों को बताएंगे एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशन, और उसके अलावा हम एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स को रिवाइज भी कराएंगे। एक छूटा हुआ टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसके बारे में बताएंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम फिर से जेईई मेंस, नीट और एनडीए का क्वेश्चन लेके आएंगे। तो एक कंप्लीट न्यूक्लियस, कंप्लीट एटम का पढ़ाई हो चुका हुआ होगा। आज लगभग 15-16 सवाल हम तुम लोगों को कराए। इस 16 सवाल में देखना क्या क्या तुम सीखे, क्या तुम थ्योरी सीखे। जो भी बच्चे बोर्ड के लिए
वीडियो को देख रहे हैं वह बहुत ही जरूरी से सब न्यूमेरिकल्स को देखें और अपने सीनियर स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड और शेयर भी करें, क्योंकि जो भी एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, मेंस या नीट का प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वह बच्चे जो आज की क्लास को समझ नहीं पा रहे हैं वह पीछे प्लेलिस्ट में जाकर न्यूक्लियस के पूरे वीडियो को सुनेंगे और पूरा वीडियो देखो बच्चों। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।